अमावस की काली रात थी। आसमान भी बिल्कुल काला हो चुका था, लेकिन भरतपुर गांव के पास दूर जंगल से ढोल बजने की आवाज आ रही थी। दूल्हा सजा हुआ, घोड़ी सजी हुई, साथ में ढोल वाला और बाराती। ढोल वाला ढोल तो बजा रहा था, मगर बारात में सब लोग चुप थे, सब शांत थे, जैसे कोई बारात नहीं बल्कि अंतिम यात्रा हो। बारात जंगल के बीचों बीच बनी एक बहुत पुरानी हवेली के दरवाजे पर जाकर रुकी। हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी और रोशनी से जगमगा रही थी। दरवाजे खुल जाते हैं। दूल्हा खुद अकेले चलकर हवेली के अंदर जाता है। उसके अंदर जाते ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। फिर आती है एक चीख, जो इतनी तेज कि जंगल के सारे परिंदे उड़ जाते हैं। हवेली अपने असली रूप में आ जाती है। सीलन से सड़ चुकी दीवारें, सूखे पेड़, टूटी मीनारें, हवेली बिल्कुल जर्जर हालत में थी। और तभी आती है पायल की आवाज और उसकी वो हंसी जो गांव वालों के भीतर खौफ पैदा कर देती थी। ये कहानी है एक काली हवेली की, जो भरतपुर गांव के पास जंगल के बीचों बीच बनी थी। गांव वाले उसे सुहागन हवेली कहते थे, क्योंकि हर साल 13वीं अमावस्या की रात को हवेली खुद सजती है। हर साल बारात आती है, हर साल एक दूल्हे से शादी होती है, और हर साल दूल्हे का कंकाल बाहर पीपल के पेड़ से लटका मिलता है, जैसे उसकी सारी जीवन ऊर्जा चूस ली गई हो। गांव वालों ने अपने ऊपर आए इस शाप को खत्म करने के लिए बहुत बार हवेली को जलाने की कोशिश की। जो गांव वाला उसका विरोध करता, उसका शरीर हवेली के बाहर पेड़ से टंगा मिलता। ये सब घटनाएं होने के बाद गांव वालों ने एक नियम बना लिया कि हर साल एक लड़का दूल्हा बनाकर पूरी बारात के साथ हवेली भेजा जाएगा, नहीं तो वो पूरे गांव को खा जाएगी। एक दिन एक परिवार गांव पहुंचता है। उन्हें नहीं पता था कि जिस गांव में वे कदम रख रहे हैं, वहां मेहमानों का स्वागत नहीं बल्कि उनकी किस्मत का फैसला होता है। अरुण अपने परिवार के साथ गांव आया था, क्योंकि उसके पिता को अचानक एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में लिखा था, आपके पूर्वजों की पुरानी जमीन अब आपके नाम है, कृपया आकर संभाल लें। वो चिट्ठी जिसने अरुण के परिवार को यहां बुलाया था, असल में निमंत्रण नहीं, जाल था। अरुण के दादा कभी इसी गांव में रहते थे, लेकिन उन्होंने अचानक गांव छोड़ दिया था। ये किसी को नहीं पता था। पापा, ये गांव तो बहुत सुनसान लग रहा है। हम सही जगह आए हैं ना? हाँ बेटा, चिट्ठी में तो इसी गांव का पता बताया था। अरुण को दूर कहीं से पायल की आवाज आती है। आप लोगों ने सुना? जैसे कहीं से पायल की आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो। नहीं, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया बेटा। अरुण नहीं जानता था कि हवेली को पहले ही पता चल चुका था कि उसका दूल्हा आ गया है। तभी गांव वाले आ जाते हैं। गांव वाले अरुण को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जैसे वे इस पल का कई दशकों से इंतजार कर रहे हों। उनकी आंखों में अलग सी राहत थी, जैसे मौत अब उनके घर नहीं आएगी। स्वागत है, आपका ही इंतजार था। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? धन्यवाद। नहीं, आने में कोई परेशानी नहीं हुई। तभी एक बूढ़ी औरत धीमे से कहती है, फिर शादी होगी, दूल्हा मिल गया। ये दादी क्या बोल रही हैं? अरे ये तो ऐसे ही कुछ भी बोल रही हैं, इनकी उम्र हो गई है। चलिए आप लोग आराम कीजिए, बहुत दूर से आए होंगे।
चलो सब आराम करने दो इन्हें। अरुण और उसका परिवार गांव में अपनी दादाजी के पुराने घर में चले जाते हैं। पुराने घर में सब साफ सफाई करते करते उन्हें रात हो जाती है, इसलिए अरुण के माता पिता थककर सोने चले जाते हैं। मगर आज गांव में अरुण की पहली रात थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर गांव में कुछ तो ऐसा था जिसने उसकी नींद उड़ा दी थी। ये गांव उसे बेचैन कर रहा था। तभी उसे फिर से वही पायल की आवाज सुनाई देती है। फिर वही आवाज। अरुण बिस्तर से उठकर बाहर जाने लगता है और बाहर जाकर उस आवाज को ढूंढने लगता है। उसे दूर पेड़ के नीचे एक लड़की नजर आती है। अंधेरा होने के कारण वो उसका चेहरा सही से नहीं देख पा रहा था। कौन है वहां? सामने आओ। इसलिए वो उसके पास जाने लगता है। वो साया खुद अरुण के सामने आता है। अरुण देखता है सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो अरुण को ही देखे जा रही थी। अरुण उससे पूछता है, कौन है आप और इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? वो लड़की हंसते हुए धीरे से अपना नाम अरुण को बताती है, चंद्रकला। और इससे पहले कि अरुण कुछ और कह पाता, वो लड़की वहां से चली जाती है। अरुण उसे ढूंढता है, पर वो उसे नहीं मिलती। उस लड़की का चेहरा उसकी नजरों से नहीं हट रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। अरुण को नहीं पता था कि चंद्रकला ने उसे अपने वश में कर लिया है। अगली सुबह अरुण गांव में चंद्रकला को ढूंढने और उसके बारे में जानने के लिए निकल जाता है। वो जहां से भी जा रहा था, गांव के सब लोग अपना काम छोड़कर उसे ही घूरने लग जाते थे। अरुण इस सब को नजरअंदाज करके वहां खेत में काम कर रहे एक आदमी से पूछता है, राम राम काका, कैसे हो? राम राम बेटा, मैं ठीक हूँ। काका एक बात पूछनी थी। यहाँ चंद्रकला नाम की कोई लड़की रहती है क्या? चंद्रकला का नाम सुनते ही उस आदमी का चेहरा सुन्न पड़ गया और वो सब कुछ छोड़कर वहां से भाग जाता है। मुझे कुछ नहीं पता। अजीब है, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? अरुण को ये बहुत अजीब लगता है। अरुण को पता नहीं था कि जो नाम उसमें लिया है, उस नाम का डर गांव वालों की नसों में बसा हुआ था। तभी वहां से गांव के मुखिया गुजर रहे थे। अरुण उन्हें नमस्कार करके पूछता है, गांव में सब लोग इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सब मुझे ही घूर रहे हैं और किसी से कुछ पूछ रहा हूं तो नजर चुराकर भाग रहे हैं। मुखिया अरुण के सवालों के जवाब में कहते हैं, अरे इसमें अजीब कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग तुम्हें पहली बार देख रहे हैं, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछ लो। मुखिया की बातें सुनकर अरुण चंद्रकला के बारे में और पूछने लगता है। अच्छा चंद्रकला, ये जानकर कि अरुण चंद्रकला के बारे में जानना चाहता है, मुखिया खुश हो जाता है क्योंकि उसका बिछाया जाल अपना काम कर रहा था। बेटा, उसकी तो बहुत दुख भरी कहानी है। वो हमारे यहाँ के जमींदार की इकलौती बेटी है। उसके माता पिता एक बीमारी से चल बसे, अब वो अकेली है। बेचारी का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। हम गांव वाले पूरी कोशिश करते हैं कि उसे कोई परेशानी ना हो, पर फिर भी कोई अपना हो तो ज्यादा अच्छा है। हम सब चाहते हैं कि उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से कर दी जाए। मुखिया की बातें सुनकर अरुण की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुद चंद्रकला से शादी करने की सोचने लगता है। मुखिया जी, मैं उससे शादी करूंगा। मैं अपने माता पिता से बात कर लूंगा। मुखिया अरुण की बात सुनकर और भी खुश हो जाता है। उसे पता था कि मछली जाल में फंस गई है। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी बेटा। अगर ऐसा हो जाए तो हम गांव वाले कन्यादान करने को तैयार हैं। पर क्या चंद्रकला मुझसे शादी के लिए राजी होगी? उसकी फिक्र मत करो बेटा, वो हमें कभी मना नहीं करेगी। क्या शादी? इतनी जल्दी? अभी तो हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं, यहाँ तक कि लड़की को भी नहीं देखा। हाँ बेटा, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब से हम यहाँ आए हैं, सब लोग बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। पर मुझे उसी से शादी करनी है। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं कभी और किसी से भी शादी नहीं करूंगा।
अरुण अपने माता पिता की एक भी बात नहीं सुनता। उसे जैसे चंद्रकला से शादी करने के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था। उसके माता पिता भी बेटे की जिद के आगे हार मान लेते हैं। आने वाली 13वीं अमावस्या को शादी की तारीख तय होती है। तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बारात निकलती है। घोड़ी पर बैठा अरुण बहुत खुश था। उसे नहीं पता था कि आज उसकी आखिरी रात हो सकती है। बारात में गांव वालों के साथ मुखिया, ढोल वाला और अरुण के पिता थे। पर अरुण की मां घर पर रुक गई थी। वो घर की एक पुरानी दीवार पर दिया जला रही थी। तभी उसे एक कोने में पुरानी डायरी मिलती है जो दादाजी की थी। डायरी में दादाजी लिखते हैं, आज से 100 साल पहले गांव में एक शादी हुई थी, मगर शादी की रात लड़का भाग जाता है। दुल्हन अपने आप को मिले इस धोखे का बदला लेने के लिए तंत्र विद्या का इस्तेमाल करती है, मगर उसका असर उस पर उल्टा पड़ जाता है और उसका पूरा खानदान खत्म हो जाता है। और वो खुद एक ऐसी आत्मा बन जाती है जिसे तलाश उसी रूह की है जिसने उसे उस रात धोखा दिया था। वो इंसान हमारे ही पूर्वज थे। मुझे भी गांव वालों ने यहां धोखे से बुलाया था, पर मैं इस गांव से सुबह होते ही चला जाऊंगा। अगर किसी को मेरी ये डायरी मिले तो ध्यान रखना, उसे हमारे वंश में ही किसी की तलाश है। शादी होने मत देना, गांव वाले भी उसकी मदद कर रहे हैं। डायरी पढ़ते ही अरुण की मां तुरंत हवेली की तरफ भागती है। वहां बारात हवेली के सामने रुक चुकी थी। अरुण घोड़ी से उतरता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अलग सी बेचैनी। पता नहीं क्यों ये जगह कुछ अजीब लग रही है। गांव वाले बिना कुछ बोले उसे अंदर की ओर इशारा करते हैं। जैसे ही अरुण हवेली के अंदर कदम रखता है, पीछे का बड़ा दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। किसने दरवाजा बंद किया? अरुण चौंक कर पीछे मुड़ता है। कोई जवाब नहीं आता। हवेली के अंदर पूरा हॉल शादी के लिए सजा हुआ था। फूल, दिए, लेकिन सब कुछ अजीब तरह से स्थिर। गांव वाले अंदर खड़े थे, एकदम चुप, बिना पलक झपकाए अरुण को घूरते हुए। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। तभी उसे पायल की आवाज आती है। अचानक सामने से चंद्रकला आती है, लाल जोड़े में, बेहद खूबसूरत, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। उसकी आंखें सीधे अरुण पर टिकी हुई। वो धीरे धीरे अरुण के पास आती है और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही उसका हाथ अरुण के हाथ को छूता है, एक पल के लिए सब बदल जाता है। हवेली जल चुकी है। दीवारों पर खून के निशान, छत से लटके हुए शव, शहनाई की जगह चीखें, औरत की डरावनी हंसी। अरुण घबरा जाता है। ये क्या था? अगले ही पल सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। हवेली फिर से सजी हुई थी। गांव वाले फिर से वहीं खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चंद्रकला मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। चलिए, शादी के लिए देर हो रही है। दोनों मंडप की तरफ बढ़ते हैं। मंडप में अग्नि जल रही थी। अरुण और चंद्रकला मंडप में बैठे हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहा है, मगर सारे मंत्र उल्टे थे। अरुण ध्यान से सुनता है और मन में सोचता है, ये पंडित जी उल्टे मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? अग्नि की लौ अचानक बुझ जाती है। अरुण चौंक जाता है। वो आसपास देखता है। गांव वाले गायब थे। चंद्रकला उसकी तरफ मुड़ती है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी काली, होठों पर खून जैसा रंग। वो अरुण के कान के पास झुकती है।
और कहती है, 100 साल बाद मेरा दूल्हा वापस आ ही गया। अरुण की आंखें फैल जाती हैं। उसके दिमाग में तेज तेज दृश्य चमकते हैं। एक दूल्हा भाग रहा है, चंद्रकला रो रही है, आग, चीखें, तंत्र विद्या। अरुण को सच्चाई समझ आने लगती है। वो मैं ही था वो। अरुण वहां से भागता है। पूरी हवेली चंद्रकला की हंसी से गूंज उठती है। अरुण हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वो जहां भी जा रहा था, पायल की आवाज उसका पीछा कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एक बहुत अजीब दृश्य दिखाई देता है। कुछ लोग एक कतार में खड़े थे और अरुण को देखते हुए एक कमरे की तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे उसे वहां जाने को कह रहे हों। वे उन अभागे लड़कों की आत्माएं थीं जो चंद्रकला का शिकार हो गए थे। वे सब अरुण की मदद करने वहां आए थे। अरुण उस कमरे में चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि वो एक बहुत जर्जर कमरा है, धूल से भरा हुआ, दीवारें टूटी हुई, मकड़ी के जाले लगे हुए, जैसे सदियों से वहां हवा भी न गई हो। मगर एक तस्वीर बिल्कुल नई थी, जैसे आज ही बनाई गई हो, एकदम साफ। अरुण समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। वो उस तस्वीर में आग लगा देता है। आग लगते ही चंद्रकला की हंसी चीख में बदल जाती है। चीख इतनी तेज थी कि जंगल के सारे परिंदे उड़ जाते हैं। अरुण को बाहर जाने का दरवाजा मिल जाता है। वो दरवाजे की तरफ भागता है और हवेली से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि उसके माता पिता रो रहे थे और गांव वाले साथ में चुपचाप खड़े थे। वो अपने माता पिता के पास दौड़कर जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो हवेली जल रही थी और गांव वाले नाच रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की रूह कंपा देने वाली कहानी। क्या आपको भी महसूस हुआ वो सन्नाटा? अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। शायद उनकी सोच बदल जाए। ऐसी ही और भी खौफनाक और अनसुलझी दास्तानों के लिए हमारे चैनल स्कैरी प्लैनेट को अभी सब्सक्राइब करें।